हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 लास्ट में हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसमें हमने सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर यानी कि डी, जिसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है d/dx। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल। देखिए स्टूडेंट, व्यापक हल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि व्यापक हल क्या होता है और हम इसे व्यापक हल क्यों कहते हैं। राइट, क्या होता है व्यापक हल? मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे जितने ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन दिया जाएगा आपको। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उतने ही इसके पास सॉल्यूशन में क्या होंगे बताइए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ अचर। तो देखिए, जो कल हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी, d⁻n प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस an, ठीक है, और y इक्वल टू q(x). राइट, ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 को हम लिख के कैसे हैं भाई, d की फॉर्म में दे रखा है तो f(d) और y बराबर q(x), ऐसे लिखते हैं ना। अब आप खुद देखिए, खुद सोचिए कि अब हमें सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हम इसके दो पार्ट पर विचार करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट तो क्या है, पूरक हल। पूरक हल का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या हम कहें पूरक हल नहीं कह सकते, पूरक फलन कह सकते हैं इसको, क्योंकि फंक्शन की तरह होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास इस समीकरण का यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तब निकलता है जब आपके पास समीकरण नंबर 2 में देखिए, जो इक्वल में दे रखा है q(x), इसका मान ऑलवेज 0 हो। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अगर ये 0 नहीं है तो हमें पहले 0 इसको करना पड़ेगा, या मैं 0 के बराबर मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा, q(x) को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि समीकरण नंबर 1 या 2 कहीं भी बोल सकते हो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में q(x) को 0 के बराबर यानी 0 के बराबर रखने पर या होने पर ही, ठीक है, पूरक फलन ज्ञात किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल। मतलब आपको सॉल्यूशन निकालते टाइम पूरा फलन तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, ये बात तो फिक्स है। लेकिन जिन सवालों में इक्वल टू में कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा है तो पहले आप उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। उसके बाद जाकर आप उसमें क्या करेंगे, इसके बाद वाला फंक्शन भी पढ़ाऊंगा वो आप फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो 0 के बराबर दे रखा है q(x) का मान, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है,
लेकिन उसमें एक बात यह है कि अगर क्यू ऑफ एक्स का मान 0 के बराबर दे रखा है तो फिर इसके बाद वाला जो हल है, यानी कि कौन सा हल, विशिष्ट समाकल जिसे हम कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो फाइंड नहीं होगा। वो फाइंड तभी होगा जब यहां पर कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। और पूरक फलन निकलता कैसे है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास यदि हम ऐसी बात कहें कि समीकरण नंबर 3 में एफ ऑफ डी ऑफ वाई बराबर 0 हो जाए, ठीक है। जब हमने क्या किया है, क्यू ऑफ एक्स का मान क्या रखा है, 0, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास इस टर्म में अगर सॉल्यूशन निकलता है भाई y1x, y2 ऑफ x, y3 ऑफ x, ठीक है, ऐसे करते करते yn ऑफ x, ठीक है, इसके क्या है, ये एक घात n स्वतंत्र हल है। तो पूरक फलन क्या होगा बताइए, c1y1 प्लस c2y2 प्लस cnyn, ठीक है। ये उसका होगा पूरक फलन, यानी कि ये इसका हल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, पूरक फलन भी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आपका c1y1 प्लस c2y2 प्लस cnyn, ठीक है, ये आप कह सकते हैं 5। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी की कैसे निकलता है उसे डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम और चीजें पढ़ लेते हैं। तो अगला जो है हमारे पास वो है विशिष्ट समाकल, ठीक है। पूरा फलन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, राइट। तो विशिष्ट समाकल में यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम तब सॉल्यूशन निकालते हैं जब क्यू ऑफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। जब दिए गए समीकरण 2 में क्यू ऑफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट समाकल का मान हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तब पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि हम कह सकते हैं PI, शॉर्ट में हम इसको PI ही बोलते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। बुक में क्या दे रखा है वो डिपेंड नहीं है, आप लैंग्वेज को समझो, ठीक है। तो दो चीजें हैं आपके पास, CF और PI। तो अब देखिए आप यहां पे ध्यान से कि व्यापक हल क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा आपका पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल, पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल, ठीक है, यानी कि CF प्लस PI। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन, GS जनरल सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समझ में आपको कोई भी सवाल आपको दे रखा है, उस सवाल के अंदर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इक्वल टू में 0 है या नहीं। अगर इक्वल टू में 0 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है 0 तो 0 बना दो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वाली बात जो है वो CF निकालनी है, CF निकल जाएगा, मैं सिखाऊंगा अभी कैसे निकालना है। फिर सेकंड बात, वापस से जो मान उसका अगर देर मतलब क्यू ऑफ एक्स का मान है ही आपके पास, वो मान रखो और आगे सॉल्व करो, किसके लिए, विशिष्ट समाकल के लिए। वो आप सॉल्व कर लोगे, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, GS आ जाएगा। और जिस सवाल के अंदर आपके पास क्यू ऑफ एक्स का मान स्टार्टिंग से ही 0 दे रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही अगर क्यू ऑफ एक्स का मान 0 दे रखा है तो आपके पास फिर PI नहीं निकलेगा और आपके पास जो GS बन के आएगा व्यापक हल, वो उसका मान खाली क्या होगा, CI ही हो जाएगा बस,
ठीक है, यानी कि GS बराबर क्या हो जाएगा, CI, राइट। तो आपके पास मतलब CF तो निकलेगा ही, CI नहीं CF है ये, CF सॉरी, पूरक फलन। तो CF तो आपके पास निकलेगा ही निकलेगा, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। PI निकलना या ना निकलना डिपेंड करता है QX के मान पर, ठीक है। तो हम आगे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए हम निकालते हैं पूरक फलन, इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे हम निकाला जाता है पूरक फलन। तो हमारे पास जो टर्म है पूरक फलन निकालने की, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सहायक समीकरण की जरूरत पड़ती है, सहायक समीकरण, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास और इक्वेशन होती क्या है। तो हम लिखते हैं, माना अवकल समीकरण क्या है, dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस, और ये करते करते an, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह है अवकल समीकरण, ठीक है। तो f ऑफ d ऑफ y बराबर 0, ठीक है। इसको मान लो आप 1, इसको मान लो आप 2। तो अब यदि मैं क्या करूं, d की जगह पर, ठीक है, m पुट कर देता हूं, m रख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या मैं ऐसे कहूंगा आपसे, वैसे तो ये एक ट्रिक की तरह काम करता है, मतलब कि डायरेक्टली फॉर्म की लिए, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊं तो क्या होता है, थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि हम मान लेते हैं, माना कि e की पावर mx एक हल है समीकरण नंबर 1 का, ठीक है। तो y की जगह पर, y के स्थान पर e की पावर mx रखने पर हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए आप, भाई d की पावर n ऑफ y है ना, तो एक बार d ऑफ y निकालोगे, मानो यहाँ पे पावर 1 से लेके चल रहे हैं, तो d ऑफ y क्या निकल के आएगा भाई, यानी कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, और y का मान क्या है, e की पावर mx, राइट। यानी क्या हो जाएगा, ये m e की पावर mx हो जाएगा। ऐसे आप निकालते हो यहाँ पर d स्क्वायर y, तो यानी कि 2 बार अवकलन, दोबारा अवकलन करते हो इसलिए कर देते हैं m e की पावर mx का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m दोबारा आगे, ये जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx, राइट। इस हिसाब से करते करते लास्ट में क्या जाएगा, m की पावर n e की पावर mx आ जाएगा। तो हम सबको पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो क्या होगा हमारे पास, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2, राइट, और an, और यहाँ क्या आ जाएगा बाहर e की पावर mx। हम कह सकते हैं कि e की पावर mx का जो मान वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो 0 बराबर कौन होगा, m की पावर n प्लस a1, ये वाला जो बाकी बचा हुआ मान है, फिर कह रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई होके 0 बराबर आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये तो 0 बराबर होता ही नहीं कभी, तो इसका मतलब 0 बराबर कौन होगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस an बराबर 0, तो मतलब f ऑफ m बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बना, हमको m में एक n घात की बीजीय है,
समीकरण मिल गई, अलजेब्रिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसके कितने मूल होंगे, n मूल होंगे भाई, m हमने रखा है उसकी जगह पर, तो ये बीज समीकरण मिल गई हमारे को, तो n मूल होंगे और m के प्रत्येक मान के लिए हमें इसका एक हल प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि m में एक n घात की, कितने घात की, n घात की बीजगणितीय बोल सकते हैं इसको, अलजेब्रिक बीजगणितीय समीकरण है, जिसके कितने रूट्स हैं, n मूल है। देखो ना n पावर आ रही है, n मूल होंगे। तो अब आपको जो समझाना चाह रहा था वो समझ सकते हैं आप। क्या समझाना चाह रहा था मैं कि आपके पास जब सहायक समीकरण बनाई आपने, यानी कि d की जगह पर m रख दिया, वही तो आया इस तरह से, यहाँ पर आया ना, d की जगह जब आपने m रख दिया तो अब आपके पास m जो है वो n घात की, यानी कि आपके पास उसमें 2 घात की हो, 3 घात की हो, इतने घात की क्या बनी है, एक बीजगणितीय समीकरण बनी है, और आपको उसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। अब यहाँ पर मान किसके निकल के आएंगे, m के मान निकल के आएंगे, और उस m के मानों पर ही डिपेंड करेगा क्या, हमारे पास पूरक फलन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि समीकरण नंबर जो 2 है वो तो क्या है, आपके पास सहायक समीकरण है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण है, जो कि सोल्व ऐसे ही कर सकते हैं हम इसको, राइट। वहां पर क्या था वो भाई, एफ ऑफ डी ऑफ वाई बराबर 0 था, यहाँ पर इसकी जगह क्या है, m है, y को हम हटा देते हैं, ठीक है। y की जगह क्या है, e की पावर mx है, और e का मान क्या होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, राइट। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 की क्या है, सहायक समीकरण है, जिससे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्म बनती है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखनी चाहिए आपको कि यहाँ पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर d की जगह मैंने m रखा है तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं लिख दूं कि सहायक समीकरण ही तो है, सर आपने f ऑफ m बराबर 0 लिखा, मैं यहाँ पर f ऑफ d बराबर 0 लिख दूं, y को आप हटा रहे हो, तो लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको सहायक समीकरण में f ऑफ m बराबर 0 ही लिखना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। f बराबर m बराबर 0 ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कि सहायक समीकरण में जो मूल मिलते हैं उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पूरक फलन ज्ञात होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति क्या होती है मूलों की, आप जानते ही हो, मूलों की प्रकृति आप जानते ही हो ना, कि या तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, टाइम से पढ़ चुके आप, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, ठीक है, या फिर वास्तविक व समान, ठीक है, और या फिर काल्पनिक। और काल्पनिक में भी 2 तरह से हो जाते हैं, काल्पनिक व भिन्न भिन्न और काल्पनिक व समान, ठीक है। क्योंकि 2 बार कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो टर्म बनती है, जैसे काल्पनिक की मैं बात करूं तो मूल x प्लस आयोटा वाई के होते हैं, ठीक है, तो x प्लस माइनस आयोटा वाई, तो इसमें समान समान का मतलब है कि 2 बार यही पेयर बन जाएं, यानी कि x प्लस माइनस आयोटा वाई ही बन जाए। इसके बाद बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, इसलिए यहाँ तक आप एक बार समझ लें, और जो मेन काम है आपका उस पूरे चैप्टर का वो अगले उसमें स्टार्ट होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आया होगा आपको, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले की तरह, क्योंकि ये भी पूरे एक्सरसाइज में आपको एक ही काम करना है, मतलब CF और PI ही निकालते रहना है। अगर वो समझ में आ गया आपको जो मैं कल सिखाऊंगा, तो आपको सब कुछ इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।